स्वागत है आप सभी का ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम एसएससी जीडी के अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट जीके और जीएस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उनके ऑप्शन से बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सभी को देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। फर्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? तो श्रीलंका में क्या था कि एक एलटीटी नाम की आतंकवादी संगठन थी। श्रीलंका में एक एलटीटी नाम की आतंकवादी संगठन थी जिसका फुल फॉर्म होता है लाइब्रेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। एलटीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइब्रेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। इसी की समाप्ति के बाद श्रीलंका में जो सिविल वार चल रहा था, गृह युद्ध चल रहा था, उसकी समाप्ति हो गई 2009 में। कब समाप्ति हो गई? तो 2009 में। और 2009 में समाप्ति हुई और कब से चल रही थी? तो चल रही थी 1983 में, यानी 1983 से लेकर के 2009 तक श्रीलंका में सिविल वार चल रहा था। एलटीटी नामक एक आतंकवादी संगठन थी। इसी के जब समाप्त हुआ तो श्रीलंका में गृह युद्ध समाप्त हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में, ध्यान दीजिएगा, 2018 में विश्व की डैश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2018 के नॉमिनल जीडीपी के अनुसार 2018 में भारत की जीडीपी में कौन सी रैंक थी? तो उस समय भारत की रैंक होती 7वीं। उस समय भारत की रैंक कौन सी थी? 7वीं। अगर पूछा जाए वर्तमान में भारत की रैंक जीडीपी में, अगर पूछा जाए वर्तमान में भारत की कौन सी रैंक है जीडीपी में, तो हम क्या बोलेंगे? वर्तमान में रैंक है 5वीं। और 2018 में कौन सी रैंक थी? 7वीं। और वर्तमान में 5वीं। अगर भारत की रैंक 5वां है तो अगर पूछे कि इसके ऊपर कौन कौन से देश हैं, तो फर्स्ट नंबर में है आपका अमेरिका, सेकेंड में है चाइना, थर्ड में है जापान, फोर्थ में है जर्मनी और फिफ्थ पे है इंडिया। ठीक है, वर्तमान में फर्स्ट नंबर जीडीपी में कौन है? अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी और 5वें स्थान पे हमारा इंडिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? अगर हड्डी की बात करें हम लोग तो हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? हड्डियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों का अध्ययन को हम लोग ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी। सवाल है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो होगी वह फीमर है। फीमर, अगर बात करें फीमर हमारे शरीर में कहाँ पाई जाती है, तो फीमर हमारे शरीर के जांघ में पाई जाती है। ठीक है, अगर यही पूछे कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है वह है आपका स्टेपीज। कौन सी हड्डी है? स्टेपीज जो है वह सबसे छोटी हड्डी है जो हमारे शरीर के कान में पाई जाती है। शरीर के कान में कौन सी हड्डी पाई जाती है? स्टेपीज, जो सबसे छोटी हड्डी होती है। अगर बात करें हम लोग नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या और वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी कितनी होती है? ठीक है, तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कुल 300 होती है। हड्डियों की संख्या कुल 300 होती है और वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206 होती है। ठीक है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300, वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछे तो स्टेपीज,
जो हमारे कान में पाई जाती है, और सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो हमारे जांघ में पाई जाती है। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? हड्डियों के अध्ययन को हम लोग ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। डैश भारत का प्रमुख एक लौह अयस्क क्षेत्र है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी उड़ीसा झारखंड क्षेत्र जो है वह अयस्क के मामले में भारत का प्रमुख क्षेत्र है। अगर अयस्क की बात की जाए हम लोग तो तो अयस्क में है, एक है मैग्नेटाइट, और एक है हेमेटाइट। मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। ठीक है, अगर मैग्नेटाइट की बात करें तो सबसे अच्छा जो लौह अयस्क होता है, सबसे अच्छा लौह अयस्क कौन सा है? मैग्नेटाइट। अगर हेमेटाइट की बात करें तो हेमेटाइट भारत में सर्वाधिक पाया जाने वाला लौह अयस्क कौन है? तो हेमेटाइट है। भारत में सर्वाधिक कौन सा लौह अयस्क पाया जाता है? तो हेमेटाइट है। ठीक है, अगर बात करें हम लोग मयूरवंश की, एक आता है मयूरवंश। मयूरवंश आता है, एक मयूरवंश आता है जो कि वेस्ट बंगाल में है। मयूरवंश का है, वेस्ट बंगाल में है, जो कि कोयले के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। मयूरवंश जो है वह कोयले के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है, जो कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, और भारत में सर्वाधिक पाया जाने वाला लौह अयस्क कौन सा है? हेमेटाइट। सबसे अच्छा लौह अयस्क कौन सा होता है? तो मैग्नेटाइट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेस्टिल जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया? बेस्टिल जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस की क्रांति हो गया। क्या होगा? फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति हुई थी आपका 1789 में। कब हुआ था? 1789 में। और किसके विरोध में हो रहा था? फ्रांस की क्रांति जो है वह लुईस 16वें के विरोध में किया जा रहा था। जनता ने लुईस 16वां के विरोध में 1789 में फ्रांस की क्रांति किया। अगर बात करें हम लोग रूस की क्रांति की, तो रूस की क्रांति किसने किया? लेनिन के द्वारा की गई। रूस की क्रांति को लेनिन के द्वारा की गई। ठीक है, रूस की क्रांति को हम लोग बोल्शेविक क्रांति भी बोलते हैं। रूस की क्रांति को बोल्शेविक क्रांति भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति, जो लुईस 16वां के विरोध में किया जा रहा था 1789 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई? 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, नागपुर। 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ था, जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव को पारित किया गया था। जिसके अध्यक्ष कौन थे? जिसके अध्यक्ष थे विजय राघवाचार्य। जिसके अध्यक्ष कौन थे? विजय राघवाचार्य थे। नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे सन 1920 में। और 1920 में ही असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया था। 1920 में ही असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया था। लेकिन ये असहयोग आंदोलन समाप्त कब हो गया? अगर पूछे
असहयोग आंदोलन समाप्त कब हो गया और क्यों हो गया? तो उत्तर प्रदेश में स्थित एक चौरी चौरा नामक स्थान पे चौरी चौरा घटना घटी, जिसके बाद असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया फरवरी 1922 में। फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। क्यों समाप्त कर दिया गया? चौरी चौरा हत्याकांड के वजह से। ये चौरी चौरा काफी प्रसिद्ध क्षेत्र है, काफी एग्जाम्स में पूछा है कि चौरी चौरा नामक स्थान किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, 1920 में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया, जिसके अध्यक्ष विजय राघवाचार्य थे, और इसको असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया फरवरी 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड के बाद। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश को लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया की ज्योति, एशिया की ज्योति के रूप में भी जाना जाता है। इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बुध को, यानी गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया एक पुस्तक भी है। लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया एक पुस्तक भी है। लाइट ऑफ एशिया एक पुस्तक भी है, जिसके लेखक कौन है? लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक हैं जयराम रमेश। जयराम रमेश जो है वह लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक हैं। और लाइट ऑफ एशिया किस को बोला जाता है? तो गौतम बुद्ध को बोला जाता है, और जयराम रमेश के द्वारा लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक लिखी गई थी। गौतम बुद्ध आए हैं तो बौद्ध संगति हुई थी। गौतम बुद्ध बौद्ध संगतियां चार बार बौद्ध संगतियां हुई। जो पहला बौद्ध संगति हुई वह हुई आपका राजगिरी में। कहा हुआ पहला बौद्ध संगति? राजगीर में। दूसरा बौद्ध संगति जो था वह हुआ आपका वैशाली में, वैशाली में। और तीसरा बौद्ध संगति जो था वह हुआ आपका पाटलिपुत्र में। तीसरा बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में। और चौथा और अंतिम जो बौद्ध संगति हुआ वह हुआ कुंडलवन जम्मू कश्मीर में। कुंडलवन जम्मू कश्मीर में। ठीक है, पहला बौद्ध संगति राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ। लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक के लेखक जयराम रमेश है। और लाइट ऑफ एशिया किनको बुलाता है? तो गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र, ध्यान दीजिएगा, अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि जो है वह अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। लार ग्रंथि क्या है? तो लार ग्रंथि एक पाचन का भाग है। लार ग्रंथि क्या है? पाचन का हिस्सा है। अगर बात करें हम लोग पाचन की, पाचन की शुरुआत कहां से होती है? तो माउथ यानी मुंह से होती है। मुंह गुहा से, माउथ से, मुंह से क्या होती है? पाचन की शुरुआत होती है। और हमारे इसी में क्या पाई जाती है? लार ग्रंथि पाई जाती है। माउथ में ही लार ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, अगर बात करें हम लोग लार ग्रंथि की, तो लार ग्रंथि में एक लाइसोसोम, लार ग्रंथि में एक लाइसोसोम लाइसोसोम नामक एक एंजाइम पाई जाती है। लाइसोसोम एक एंजाइम पाई जाती है जो हमारे भोजन में मौजूद जीवाणुओं को मारने का कार्य करती है, लाइसोसोम एंजाइम। ठीक है, जो हमारे लार ग्रंथि में पाई जाती है। और ये लार ग्रंथि जो है वह एक पाचन का हिस्सा है। ठीक है, अगर बात करें हम लोग पीनियल ग्रंथि की, अगर बात करें हम लोग पीनियल ग्रंथि की,
सॉरी। तो पीनियल ग्रंथि जो है वह बायोलॉजिकल क्लॉक दर्शाता है। बायोलॉजिकल क्लॉक दर्शाता है कौन? पीनियल ग्रंथि। ठीक है। अगर एड्रिनल ग्रंथि की बात की जाए, एड्रिनल ग्रंथि की, तो एड्रिनल ग्रंथि को इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। एड्रिनल ग्रंथि को इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। ठीक है। अगर पीनियल ग्रंथि क्या है, तो पीनियल ग्रंथि बायोलॉजिकल क्लॉक दर्शाता है। लार ग्रंथि जो है वो अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो अगर हम लोग पॉपुलेशन की बात करें, अगर हम लोग पॉपुलेशन की दृष्टि से अगर बात करें, पॉपुलेशन की दृष्टि से और एरिया यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से, या फिर कोस्टल एरियाज यानी तटीय सीमा। ठीक है। अगर बात करें हम लोग पॉपुलेशन की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो पॉपुलेशन की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य होगा आपका उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा राज्य पॉपुलेशन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। और पॉपुलेशन की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो क्या हो जाएगा? सिक्किम जो है वह पॉपुलेशन की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। ठीक है। अगर एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछे, तो एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। और एरिया की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? सबसे छोटा राज्य हो जाएगा गोवा। अगर कोस्टल एरिया यानी तटीय सीमा की बात करें, तटीय सीमा सर्वाधिक सबसे बड़ा किस राज्य का तटीय सीमा है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? गुजरात। गुजरात का जो तटीय सीमा है वो सबसे अधिक है। और सबसे कम किस राज्य का तटीय सीमा है, तो गोवा। गोवा का सबसे कम तटीय सीमा है। तो अगर इस प्रश्न के आंसर की बात करें हम लोग, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा जो है वह सबसे छोटा राज्य भारत का है। अगर बात करें हम लोग गोवा की, अगर बात करें हम लोग सॉरी, अगर बात करें हम लोग गोवा की, तो गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जो रेबीज मुक्त हो चुका है। रेबीज मुक्त। अगर पूछे रेबीज मुक्त किस राज्य में रेबीज मुक्त हो चुका है, तो गोवा एक राज्य है जिसमें रेबीज मुक्त हो चुका है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका पीवी सिंधु। पीवी सिंधु जो है वह ओलंपिक में भारत के लिए रजत पदक यानी सिल्वर मेडल, रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है। अगर बात करें हम लोग, ये प्रथम महिला है। अगर बात करें सबसे प्रथम पुरुष कौन है, तो प्रथम पुरुष जो है वह कौन है? पुरुष है नीरज चोपड़ा। कौन है? नीरज चोपड़ा जो है वह प्रथम भारतीय पुरुष हैं जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। और किस में जीता है, तो टोक्यो ओलंपिक में जीता है। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए सबसे पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले पुरुष कौन है, तो नीरज चोपड़ा है। ठीक है। अगर बात करें हम लोग ओलंपिक है, तो ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? ओलंपिक की शुरुआत हुई थी 1896 में। ओलंपिक की शुरुआत 1896 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ वर्ष डैश में टूटा था?
यानी सोवियत संघ किस वर्ष में टूटा था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था, यानी टूटा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने 19वीं शताब्दी से सार्वभौमिक मताधिकार दिया? किस देश ने 19वीं शताब्दी से सार्वभौमिक मताधिकार दिया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में 19वीं शताब्दी से ही सार्वभौमिक मताधिकार दे दिया था। और न्यूजीलैंड में ही हाल ही में न्यूजीलैंड के सरकार ने न्यूजीलैंड में ही वोट देने की सबसे कम उम्र 16 वर्ष रखी जाने वाली है। ठीक है, उम्र देने की सबसे कम उम्र 16 वर्ष न्यूजीलैंड में अभी होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक लिखने वाले प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर कौन से हैं? अ सेंचुरी इज नॉट इनफ लिखने वाले भारतीय क्रिकेटर जो है वह सौरव गांगुली है। सौरव गांगुली के द्वारा अ सेंचुरी इज नॉट इनफ नामक पुस्तक लिखी गई। अगर बात करें हम लोग और भी बहुत सारे पुस्तकें हैं जो भारतीय क्रिकेटरों द्वारा लिखी गई हैं। अगर बात पूछे हम लोग से, बिलीव किसने लिखी है? तो बिलीव जो है वह सुरेश रैना द्वारा लिखी गई है। बिलीव सुरेश रैना द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और अगर बात करें हम लोग प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे नामक पुस्तक किस भारतीय क्रिकेटर ने लिखा है? तो ये हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। क्या हो जाएगा? सचिन तेंदुलकर ने प्लेइंग इट माई वे नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, तो आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू।